Good evening, everyone. We have reached to the last topic of this chapter, biomolecules, which is nucleic acids. ये लास्ट बायोमोलिक्यूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स. इसके बाद एक छोटा सा पोर्शन हॉर्मोन्स का भी है, बट हॉर्मोन्स में वी डू नॉट हैव टू स्टडी द केमिकल कंपोजिशन और द स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्मोन्स. हॉर्मोन में सिंपली यू हैव टू नो द नेम ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स एंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस. तो उसमें से मुझे लगता है 80-85% जो ऑलरेडी नो 10th स्टैंडर्ड में या उससे पहले 8th स्टैंडर्ड में आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा हुआ है, वो हार्मोन्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा. लेकिन आज वो टॉपिक आप मुझे सेल्फ प्रिपेयर करके कंप्लीट करके सुना के सारे फंक्शंस बता के जाओगे. हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स का डिस्कशन करेंगे सिर्फ इसमें. न्यूक्लिक एसिड्स are the biomolecules which are responsible for inheritance of character from one generation to another generation. जैसे मैंने कभी कभी बायोलॉजी भी पढ़ाया है, और बायोलॉजी में जब भी मैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ हमेशा कि एक कुत्ते का बच्चा जो है वो कुत्ते जैसा ही दिखता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा ही दिखता है, और इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही दिखता है. That means every living species resembles to their parent, resembles to their ancestors. And why is it so? This is because of inheritance of the character from one generation to another. इसी को हम heredity भी कहते हैं. The characters are inherited, and this is also called heredity of characters. How these characters are inherited from one generation to another generation, or how they are passed from one generation to another? So you know very well that the cell is having nucleus, and the nucleus is having chromosome. Nucleus is having chromosome, which is called hereditary vehicle. क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? हेरिडिटरी वेहिकल. आपको पता है कि whenever the new generations are formed, whenever the offsprings are formed, they inherit chromosomes from the parent. Asexual reproduction में वो क्रोमोसोम सिंगल पेरेंट से आता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में that characters or the chromosomes comes from both the parent. Now this chromosome is nothing, it is made up of protein and nucleic acids. क्रोमोसोम किससे बना होता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स. उन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमें पढ़ना है. न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. सनी, जस्ट वाइप द टिप ऑफ दिस मार्कर. वहां से ये ले लो. Two type of nucleic acids we are going to discuss. The first one is deoxyribonucleic acid, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं डीएनए. एंड द सेकेंड वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, विच इज कॉल्ड आरएनए. तो इसी डीएनए और आरएनए का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. और इसमें स्पेसिफिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द chemical composition of DNA and RNA. First we will be discussing chemical composition of DNA and RNA. DNA और RNA की chemical composition डिस्कस करने वाले हैं.
डीएनए एंड आरएनए, इनकी अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, if the DNA and RNA are subjected to complete hydrolysis, the complete hydrolysis produces sugar moiety. sugar moiety का मतलब हुआ sugar unit, sugar molecule, a nitrogen containing heterocyclic compound which is called base and phosphoric acid. क्या मिलता है हमें? complete hydrolysis of DNA and RNA gives a sugar moiety. I hope अब आपको मोइटी में कंफ्यूजन नहीं होगा. मोइटी का मतलब हुआ यूनिट, मॉलिक्यूल, सुगर मॉलिक्यूल. सुगर मोइटी आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड. अगर डीएनए और आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाए तो इस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है सुगर मॉलिक्यूल, अ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नोन एज बेस और फॉस्फोरिक एसिड. ये तीन चीजें मिलती हैं. एंड एक्चुअल में ये डीएनए और आरएनए होता क्या है? तो डीएनए एंड आरएनए आर नथिंग, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए एंड आरएनए are long chain polynucleotides. डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है. जैसे हमने प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड कहा था ना, अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते थे? पेप्टाइड बनाते थे. अमीनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते थे. उन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता था. सेम वे यहां भी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है एंड व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा दैट द सुगर मोइटी विच इज ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर दिस. जैसे डीएनए के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपको जो सुगर मॉलिक्यूल मिलता है, जो सुगर मॉइटी मिलती है, वो है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज. नहीं सॉरी, ये जो सुगर है ये है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज. दिस इज अ पेंटोज सुगर. ये हम जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे उस कार्बोहाइड्रेट के डिस्कशन में भी आ चुका है दैट the sugar ribose and beta D2 deoxyribose are present in the constitution of RNA and DNA. तो डीएनए में जो सुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो ये है बीटा D2 deoxyribose, और आरएनए के हाइड्रोलिसिस में जो सुगर मिलता है वो ये है. हाँ
हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कार्बोहाइड्रेट में नहीं, हम उसमें फ्रक्टोज में कहते थे, फ्यूरानोज। कह सकते हो, कह सकते हो। हाँ, मैं बता रहा हूं, वही तो। वही तो समझना है, इसीलिए तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए आगे बढ़ जाता। देखिए, ये है आपका बीटा डी राइबोज। नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे। दिस वन इज फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये भी हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें आपको ये समझना है, ये आपका मेन शुगर है राइबोज, और इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, दोनों में क्या डिफरेंस मिल रहा है, इसे और इसे कंपेयर कीजिए एंड टेल मी द डिफरेंसेस। यस, यहाँ पे राइबोज में वी हैव HNOH प्रेजेंट, और डीऑक्सी राइबोज में आप देखिए सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम नहीं है, इसीलिए ये बना 2-डीऑक्सी। 2-डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन हट गया सेकंड पोजीशन पे, सो 2-डीऑक्सी राइबोज। सॉल्व सनी, क्लियर है? चलिए, तो द सुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सा सुगर प्रेजेंट है? बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में कौन सा सुगर प्रेजेंट है? बीटा डी राइबोज। यूनिट और मॉलिक्यूल, हाँ, सिंगल यूनिट और मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं आपको इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं, उन नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं। द नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हियर आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के हैं। इसमें थोड़ी देर पॉज करो। So DNA contains beta D2-deoxyribose as the sugar moiety in it. RNA contains beta D ribose as the sugar moiety in it. Then the nitrogen containing heterocyclic compound which are called base are of 2 types, 2 तरह के बेस हैं। अच्छा, ये देखो, ये प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्लासिफिकेशन जो है ना, आपकी एनसीईआरटी में यहां नहीं दिया हुआ है, बट इससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन बिलोंगिंग टू पिरिमिडिन ग्रुप और प्यूरिन ग्रुप, तो आपको आइडेंटिफिकेशन मॉलिक्यूल का आना चाहिए, या नाम से भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो मैंने टोटल यहाँ पे 5 बेस लिखे हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, जिसमें कि एडेनाइन एंड ग्वानिन ये दोनों प्यूरिन बेसिस हैं। मतलब ये बेस में भी ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? प्यूरिन्स को। एंड साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल दे बिलोंग टू पिरिमिडिन। इसमें एक बहुत ही अहम, बहुत ही खास बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये that the bases present in DNA or the bases which are obtained on complete hydrolysis of DNA are adenine, guanine, cytosine and thymine। डीएनए के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपको यही 4 बेसेस मिलेंगे, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, these 4 bases can be obtained by complete hydrolysis of DNA। आरएनए में क्या होता है?
आरएनए में पहले के 3 बेस सेम होते हैं, मतलब कौन कौन से सेम होंगे? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तो सेम रहेगा। और फोर्थ वन जो है इसमें वो थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह पे होता है यूरासिल। ठीक है, तो याद रखना कि यूरासिल बेस इट इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, एंड थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए एंड थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। हाँ, डीएनए में यूरासिल नाइट्रोजन बेस नहीं होगा और आरएनए में कौन सा नहीं होगा? थाइमिन नहीं होगा। याद रहेगा पक्का? क्योंकि इस पे जो है ना 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस तो ये आया दैट द सुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए इज बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज and the sugar moiety present in RNA is beta D ribose. ठीक है, दूसरी डिफरेंस that the nitrogen bases which are present in DNA are adenine, guanine, cytosine and thymine, whereas in RNA adenine, guanine, cytosine and uracil. अलग तरीके से भी लिख सकते हो आप, डीएनए में लिख सकते हो that the nitrogenous base uracil is not present in DNA, और उसमें लिखोगे आरएनए वाले में यूरासिल इज प्रेजेंट बट थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नहीं ये स्ट्रक्चर जो है ना आपको ड्रॉ करने को अभी तक आज तक नहीं आया है, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। जैसे फोटो देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये एडेनाइन है, ये ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है या यूरासिल है। हाँ, थोड़ा एक आध बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। एक तो देखो सिंगल रिंग वाले जो कंपाउंड्स हैं उसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल वाला पार्ट है, उसमें डबल बॉन्ड पोजीशन से भी आप बता सकते हो कि कहां पे क्या होगा। प्यूरिन्स और यही डिफरेंस है, इसमें आप देखिए 2 रिंग है और इसमें सिंगल रिंग है। हाँ, प्यूरिन पिरिमिडिन में आपको डिफरेंस नहीं पूछेगा। हाँ, प्यूरिन पिरिमिडिन में इनके बायोलॉजी में ये है, आपको ये एडिशनल बताया मैंने। ठीक है, और डीएनए और आरएनए में एक और डिफरेंस आएगा जो कि आगे वाला जो पार्ट मैं बताऊंगा उसके टुवर्ड्स एंड में आएगा। ठीक है, अभी ये मुझे इरेज करना होगा ताकि मैं आपको आगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बताऊं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को समझना जरूरी है। इसे इरेज करूं? फाइन। सो अब हम केमिकल कंपोजिशन तो समझ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसमें पहले मैं आपको न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन बताऊंगा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट आई विल शो यू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, फिर दिखाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और फिर दिखाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन देखेंगे। पहले आप इसमें यह समझ लीजिए, व्हेन बेस का मतलब समझते हो ना क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड when base joins to 1 dash carbon of sugar moiety, it forms nucleoside. हर्षित,
इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब हुआ सुगर और बेस का कॉम्बिनेशन, जिसमें सुगर हैज जॉइंड बेस हैज जॉइंड टू द सुगर एट 1' कार्बन एटम। अभी आपको बताऊंगा कि 1' क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैं न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, फिर से एक बार बीटा डी राइबोज बना रहा हूं। एक बार फिर से बीटा डी राइबोज देख लीजिए। दिस इज बीटा डी राइबोज, और बीटा डी राइबोज का यहां पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं ऐसे लिख देता हूं बेस, दैट मीन्स बेस हैज जॉइंड एट द दिस पोजीशन। अब बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले बेस के स्ट्रक्चर्स भी देखे, उसमें भी कार्बन एटम था। तो उस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में द नंबरिंग इज डन एज 1 2 3। जब यह ज्वाइन हो जाएगा तो इसके रिंग में जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और सुगर मोइटी में नंबरिंग करेंगे 1' 2' 3' 4' एंड 5'। अब समझ में आया मैंने 1' क्यों बोला है? सो अ बेस ज्वाइन टू द सुगर एट 1' कार्बन एटम, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाएगा इसको? न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप जॉइंस एट 5' कार्बन एटम, इस न्यूक्लियोसाइड में अगर 5' पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो अब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड दिखा रहा हूं। पहले यहां लिख दूं, अ फॉस्फेट ग्रुप joined at 5' carbon of nucleoside forms nucleotide। सो सर्वप्रथम इसको अंडरलाइन कर लेना। पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में वी हैव सुगर एंड बेस, वेयर बेस हैज जॉइंड एट 1' कार्बन ऑफ सुगर, whereas न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, where phosphate joins at the 5' कार्बन एटम ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब तो ये पूरा न्यूक्लियोसाइड बन गया ना, तो 5' कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड पे दिस जॉइंस, या अगर आपने 5' कार्बन ऑफ सुगर लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिए ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक मिनट, ये हो गया बेस, यहां हाइड्रोजन, दिस इज H OH H OH and here it is CH2O P double bond O negative charge, here also O negative charge and here hydrogen। देखो फॉस्फेट ग्रुप PO4, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? PO4 और चार्ज होता है -3। PO4 चार्ज क्या होता है? -3। तो उसमें से एक नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे यूज्ड अप हो गया, बॉन्डेड हो गया ऑक्सीजन एटम, बाकी दो ऑक्सीजन एटम पे वी हैव नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका फॉस्फेट हैज जॉइंड टू द 5' कार्बन एटम। फिर यहाँ लिख देता हूँ 1' 2' 3', दिस इज 4' एंड दिस वन इज 5'। तो ये आपका बना न्यूक्लियोटाइड। क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है? न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है? क्लियर है? चलिए अब इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा ना यहाँ पे दैट दीज आर
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए और डीएनए क्या है? दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होके क्या फॉर्म करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये आगे दिखाऊंगा, जिसके लिए मुझे ये स्पेस क्लियर चाहिए। तो जस्ट वी विल हैव अ पॉज फॉर फ्यू सेकंड्स एंड देन अब देखो, इस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड पे इतने सारे न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करके और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिखा पाना इज लिटिल डिफिकल्ट। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 2 बार न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। आई विल बी ड्रॉइंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स और 2 न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करके मैं डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप डाई न्यूक्लियोटाइड समझोगे, आगे का भी पार्ट आप समझ जाओगे। ओके, चलिए। तो नाउ आई एम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड के लिए मैं 2 न्यूक्लियोटाइड्स पहले यहां दिखा रहा हूं। यहां है बेस, हाइड्रोजन, H OH H OH CH2, here H O. I hope this portion is visible in the video. दिख रहा है ना कैमरे में? ज्यादा एज पे आ गया है, दिख रहा है? चलो फाइन। सेकंड, देखिए 2 अलग अलग यूनिट है, कंफ्यूज मत होना। इसमें जगह कम था इसलिए मैंने ऐसा दिखा दिया। ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड दिस वन इज 5 डैश। यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, और यहाँ पे है हाइड्रोजन एटम। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे and they will join using a linkage which is called phosphodiester linkage. क्या बोलते हैं उसको? phosphodiester linkage. And this phosphodiester linkage will be formed between 5 dash and 3 dash carbon atom. phosphodiester linkage का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? 5 डैश और 3 डैश। मतलब आपको ये इमेजिन करना है कि इसको अगर मैं इसके नीचे लिखूं और ये फॉस्फेट ग्रुप को रोटेट करके यहां लाऊं और इससे ज्वाइन कर दूं तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाएगा। उस फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को मैं यहां शो कर रहा हूं। नहीं, पेप्टाइड कहां से आ गया यहां पे? बोलने से पहले थोड़ा सोचो। पॉली या डाई? यस, डाई न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया हमारा बेस H। अभी हर जगह HOH लिखने की जरूरत है भी नहीं, यहां पे तो ये एज इट इज रहेगा। लेकिन
नंबरिंग कर देता हूं। दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे ये है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। और ये जो हमारा बना इसी को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यस, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब समझ में आ रहा है ना? सो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। आपका आंसर होगा दैट व्हेन द न्यूक्लियोटाइड joins to each other at 5'3' carbon atom using phosphate group, the resulting linkage is phosphodiester linkage। और इसको जो है ना, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने में लगता है कि बड़ा है, कैसे प्रिपेयर होगा। स्ट्रक्चर देखने में बड़ा लग रहा होगा कि कैसे प्रिपेयर होगा। थोड़ा सा लिखने में भी टाइम टेकिंग जैसा है, बट बिलीव मी ये लिखना डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप जब प्रैक्टिस में आओगे, इसमें इंटरेस्ट लोगे ना, तो आप हार्डली 2 से 3 बार लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ट्रिक सा है ना। और जैसा मैंने बोला, यू हैव टू इमेजिन, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, है ना, तो बना फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इजी है ना, इजी। अब इसके बावजूद अगर इस तरह से आपको प्रैक्टिस नहीं करना है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आप कैसे याद रखोगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आप ऐसे याद रखोगे, सुगर इससे जुड़ा हुआ है बेस, और बेस इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद फिर से आया सुगर बेस phosphate. Let this repeat n times। और फिर से सुगर बेस फॉस्फेट। ये जो चेन बनेगी इसी को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको मैं यहां से भी एक्सटेंड कर देता हूं और इधर भी कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये जो लंबा सा चेन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन का, ये क्या हुआ? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। सुगर बेस एंड फॉस्फेट ज्वाइन टू इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। सेम वे व्हेन n टाइम न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंस इट रिजल्ट्स इनटू अ लॉन्ग चेन, जिसको हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ओके। सुगर इज ज्वाइंट टू द बेस एंड फॉस्फेट। क्या हुआ? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से। इसी तरह n टाइम्स अगर न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो रहे हैं तो दैट विल रिजल्ट इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। उसी लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड चेन को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। The nucleotides joined in the long chain together, that is called polynucleotide। ठीक है। अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे, जैसे आपने प्रोटीन में भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था ना। डिफरेंस ये था कि प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज से बॉन्ड हो रहे थे, वहां पे डाइपेप्टाइड, उसके बाद ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो रहे हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो रहा है। उस वक्त प्रोटीन में हमने पढ़ा था कि द सीक्वेंस इन विच अल्फा अमीनो एसिड्स ज्वाइन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जिस सीक्वेंस में अल्फा अमीनो एसिड्स एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप बताइए मुझे, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ
और व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए? Sequence of nucleotide, the sequence of nucleotide which joins to each other and results into polynucleotide chain. Polynucleotide chain में different nucleotides के sequence को क्या कहा जाएगा? Primary structure of nucleic acid, primary structure of DNA और RNA. फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको कैसे आप प्रोटीन वाले से रिलेट करके याद रखोगे? प्रोटीन में व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में या फिर डीएनए और आरएनए के केस में व्हाट डू यू मीन बाय देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोटाइड्स इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो मैं यहां पे कहीं पॉइंट लिख दे रहा हूं, यहां लिखूं चलेगा? लाओ तो रेड वाले में कुछ है इंक बचा हुआ, रेड मार्कर से लिखता हूं. सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन is called primary structure of nucleic acid. ठीक है, sequence of nucleotide in polynucleotide chain is called primary structure of nucleic acid. याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पहले समझ लो, लिखने का टाइम बहुत मिलेगा आपको प्लीज. डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दे हैव अ डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का? डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से ऐसे ट्विस्ट होते हैं. तो ये आपका बना डबल स्ट्रैंडेड, क्या बना? डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर. और how this double stranded helical structure is stabilized? So it is stabilized with the help of hydrogen bond between the bases. जैसे सपोज अगर यहां पे एडेनाइन है और यहां पे इसको आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं. तो ये कहा जाता है, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इसमें ये कहा जाता है दैट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये दोनों जो डबल स्ट्रैंडेड है ना, ये दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो ऐसे ट्विस्ट होके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है. एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि एक प्रॉपर सेट में है. अगर यहां पे एडेनाइन है तो इसके सामने थाइमिन होना चाहिए एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन. इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. एडेनाइन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना. दैट मीन्स एडेनाइन बेस ऑफ one polynucleotide chain will have hydrogen bond formation only with the thymine base in the other polynucleotide chain. एडेनाइन का हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में प्रेजेंट थाइमिन बेस के साथ ही होगा
और ग्वाइनिन का साइटोसिन के साथ ही होगा, ATGC, ऐसे याद रखना, ATGC। शौर्य, एडेनाइन किसके साथ फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? थाइमिन के साथ। और ग्वाइनिन किसके साथ फॉर्म करेगा? साइटोसिन के साथ। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये जो क्वेश्चन आता है दैट इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री, इसका एक्सप्लेनेशन यही आता है, इसका एक्सप्लेनेशन में आपको यही लिखना है। The two polynucleotide chains are complementary to each other as the hydrogen bonds takes place between specific base pair. हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्टेबलाइज करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्पेसिफिक बेस पेयर्स के बीच ही फॉर्म होगा। एडेनाइन विल बी फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन बेस ओनली एंड ग्वानिन विल बी फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन ओनली। इसमें मैंने आपको एक एडिशनल चीज बता दी है कि एडेनाइन ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड द थाइमिन ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड चेन, इनके बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है ना। थोड़ी देर बाद एक वीडियो भी दिखाऊंगा, उसमें आप देखोगे कि ये क्या मतलब है, हाउ द डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो ये समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आ रहा है। चलिए आरएनए के लिए समझ लीजिए, आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 स्ट्रैंड नहीं होते, सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि द सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स ट्विस्ट इटसेल्फ और खुद में ही इट बिकम्स डबल स्ट्रैंडेड, मतलब उसके लिए अलग से दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं आती। एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पहले एक सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में वाइंड होगा और फिर दूसरी एंड से वो वाइंड होकर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो RNA can exist, mainly exist as a single stranded helical structure, but sometimes it twists itself and forms double helical structure also. तो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि DNA और RNA का स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछा जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है। पहला डिफरेंस, DNA has 2 beta D2 deoxyribose as the sugar moiety, RNA has beta D ribose as the sugar moiety. DNA में the nitrogenous base uracil is absent, whereas in RNA uracil is present and thymine is absent. तीसरा, DNA has a double stranded helical structure. DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, whereas RNA has a single stranded helical structure. हो गए 3 डिफरेंसेस हुए, 3 मार्क्स, हर एक डिफरेंस पे 1 मार्क, इजी। डीएनए में सुगर कौन सा है? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में सुगर कौन सा है? बीटा डी राइबोस। ठीक है, इसी तरह आपको डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड भी पूछा जाता है, और बाकी का तो पहले ही बता चुका हूं, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए, तो दिस कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आरएनए के टाइप से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है। आरएनए के 3 टाइप होते हैं। देखो, आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, जिसके फंक्शंस स्पेसिफिक जो है बायो में पढ़ने को आता है, आपको नहीं पढ़ना है। एमआरएनए का मतलब हुआ मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब हुआ ट्रांसफेरेज आरएनए, और आरआरएनए का मतलब हुआ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 3 तरह के आरएनए होते हैं, तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो फंक्शंस अभी आपको नहीं पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ना है। फाइन।
नहीं, स्ट्रक्चर सेम नहीं बोलेंगे, कॉम्पोजिशन सेम होती है, मतलब सभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ही हैं, लेकिन उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस अलग होंगी, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट होगा। ओके, चलिए, तो दिस कंप्लीट्स योर डीएनए एंड आरएनए। लेट अस हैव अ फ्यू मोर डिस्कशंस ऑन टू द इंपॉर्टेंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए स्पेसिफिकली। डीएनए जो है ना, इट इज नथिंग, इट इज जेनेटिक कोड है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई मोबाइल ऐप बनाते हैं या कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो उसमें बहुत सारी कोडिंग यूज की जाती है। वैसे ही ये हमारे बॉडी में हमारे सॉफ्टवेयर का पूरा कोडिंग किसमें होता है? डीएनए में होता है ना। आप थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगेगी आपको ये बात। यू नो वेरी वेल दैट द फिंगरप्रिंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, even the identical twins do not have the same fingerprints. Identical twins का भी fingerprint same नहीं होता, लेकिन ये fingerprints जो है ना, इसको सर्जरी के थ्रू अल्टर किया जा सकता है। Fingerprints can be altered with the help of surgery, है ना, थोड़ा सा सरप्राइजिंग। आपके सर्जरी के थ्रू जो है फिंगरप्रिंट आपकी जो है चेंज की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से हर एक पर्सन की एक यूनिक फिंगरप्रिंट होती है, वैसे ही हर एक पर्सन का डीएनए भी यूनिक, ऐसा नहीं कह सकता यूनिक, लेकिन डीएनए कैन बी यूज्ड फॉर मैचिंग अ लॉट मैनी थिंग्स, जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेंसिक्स, है ना। आप सीआईडी देखो, मैंने तो बचपन में सीआईडी बहुत देखा है, आप लोगों ने देखा है ना। उसमें एक डॉक्टर सालुके होता है, वो डॉक्टर सालुके को कैसे पता चलता है कि कौन है क्रिमिनल? एक छोटी सी छोटी चीज से, कोई हेयर का स्ट्रैंड मिल गया, उससे पता चल जाता है कौन है क्रिमिनल। या तो वो लोग क्या करते हैं, उससे डीएनए आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेट करने के बाद अपने डेटाबेस में प्रेजेंट सबके रिकॉर्ड से उसको टैली करते हैं, जहां मैचिंग हो गया क्रिमिनल फिक्स हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज आल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग पैटर्निटी। पैटर्निटी डिटरमाइन करने में भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारे सोसाइटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि आफ्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न देयर इज अ ह्यूज क्लैश अबाउट द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, है ना, हु इज द फादर। तो वहां पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से पैटर्निटी इज डिटरमाइंड, पैटर्निटी उसके हेल्प से डिटरमाइन की जाती है। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, तो यही है आपका डीएनए का और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये आपका चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। द डिस्कशन अबाउट डीएनए एंड आरएनए ऑल इज ओवर। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे सीआईडी वगैरह में, या आजकल जो है ना, वो बीच में स्टार्ट हुआ था क्राइम पेट्रोल, उसमें भी दिखाता था कई इसमें जो है, मतलब 10 साल 15 साल पहले मर्डर हुआ हो, कहीं से उसका जो है स्केलेटन्स वगैरह मिलता है, और उसके बाद जो है फॉरेंसिक टीम उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है, और इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि वो कौन है, उसका जेंडर पता चल जाता है। जेंडर के बाद धीरे धीरे ये भी पता चल जाता है कि वो फैमिली कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, सेम होता है, मतलब 100% आइडेंटिकल नहीं होता है। एक चीज जान लीजिए, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि डीएनए रिप्रोडक्शन के वक्त क्या होता है, डीएनए इज रेप्लिकेटेड, है ना।
रेप्लिकेटेड का मतलब ये हुआ ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है एंड नन ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस इज 100% एफिशिएंट। इसमें रेप्लिकेशन में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होती ही है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि फादर सन डॉटर इनकी डीएनए 80%, 90%, 99% एक दूसरे से मैच करेंगे। हाँ हाँ, अरे एक बहुत अच्छी मूवी है साउथ की, क्या तो मूवी का नाम है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। इट इज बेस्ड ऑन बोधि धर्मन कॉन्सेप्ट, बोधि धर्मन वाला। चेन्नई चेन्नई वर्सेस चाइना नाम है उसका। अच्छा ठीक है, जो भी हो, उसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिखाया है। काश ऐसा होता। उसमें क्या दिखाया है कि उसका जो लीड रोल जो एक्टर है, वो एक्टर जो है वो बोधि धर्मन के मतलब बोधि धर्मन उस एक्टर के पूर्वज हैं। तो उसमें एक्सपेरिमेंट एक किया जाता है जिसे ट्रिगर करके उसकी डीएनए को, मतलब उसकी डीएनए को ट्रिगर, मतलब 85% एंड अबव उसकी डीएनए बोधि धर्मन से मैच कर रही होती है, तो उसको ट्रिगर और किया जाता है ताकि वो बोधि धर्मन के सारे कैरेक्टर को रीबॉर्न कर सके, और हो भी जाता है। लेकिन ऐसी चीज सिर्फ मूवी में होती है। हाँ हाँ, यादाश्त नहीं ला सकता, लेकिन क्या करें, मूवी में कुछ भी हो जाता है। हाँ, मूवी में कुछ भी हो जाता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में जाके क्या क्या कारनामे कर लेता है, तो फिर बोधि धर्मन वाला तो बहुत कम है। डीएनए डीएनए देखो, ह्यूमंस पे जो है अभी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, लेकिन डीएनए चेंजिंग जो है वो प्लांट्स पे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं। मीन्स अ कैरेक्टर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय डीएनए मॉडिफिकेशन, है ना, बाय जीन मॉडिफिकेशन, और ये प्लांट्स में काफी ज्यादा किया गया है। इनफैक्ट एनिमल स्पीसीज में भी कई बैक्टीरिया वगैरह पे ये जीन मॉडिफिकेशन वाला काम किया गया है, लेकिन ह्यूमंस पे आपको पता है कि हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में ह्यूमंस पे ट्रायल जो है दैट इज लीगली, तो ह्यूमंस पे अभी इसके इतने ज्यादा ट्रायल नहीं किए गए, लेकिन किया गया है। जैसे आपके मार्केट्स में जो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, वो बैक्टीरिया में जीन मॉडिफिकेशन करके किया जाता है। प्लांट बदल नहीं जाएगा, उसमें और नए कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऐसा करते हैं, ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू कीजिएगा, मैं वाइंड अप कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन कंटिन्यू करना। फिर तो from my side this biomolecules is over. I am giving you 10 to 15 minutes for completing the hormone section part, or once again I will remind you that you are going to have complete organic chemistry test on 4th of November। 4th नवंबर को आपका 70 मार्क्स का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, जिसमें बायोमोलिक्यूल से वेटेज जो है 30 to 35 मार्क्स का ही रहेगा, बाकी सारे जो है वो प्रीवियस चैप्टर्स से रहेंगे। 70 मार्क्स, ठीक है, ओके। चलिए, नाउ योर टाइम स्टार्ट प्रिपेयरिंग हॉर्मोन्स।